नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची 3 दिवसीय भारत दौरे पर। पीएम मोदी के साथ होगी अहम शिखर वार्ता। कई बड़े समझौते पर लगेगी मुहर। चीन की टेंशन बढ़ाएगी दिल्ली टोक्यो की टीम। भारत पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने पीएम मोदी शहबाज को लिखा पत्र। बोले, दुश्मनी खत्म करे, बातचीत और रिश्ते फिर शुरू हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी को मिले 15 दिन और। मनी ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की होगी जांच। ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी। जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ल के कमरे से 5 लाख कैश और रामराज्य कोष लिखा बॉक्स बरामद। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 5 राज्यों में एसआईआर शुरू। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी, तो वहीं 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। पश्चिमी एशिया में शांति की कोशिशों का किया स्वागत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत जापान दोस्ती की। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची आज से 3 जुलाई तक भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। पदभार संभालने के बाद यह उनका देश का पहला आधिकारिक दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा के दौरान दोनों नेता 2 जुलाई को यानी कि कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। दोनों नेता निवेश, व्यापार, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, मजबूत सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा है कि जापानी पीएम की इस यात्रा के दौरान टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे अहम क्षेत्रों में करीब 10 बड़े समझौतों पर मुहर लग सकती है। चीन की चौखट के ठीक सामने बन रही भारत जापान की नई साझेदारी चीन के लिए आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सर, दोस्ती तो लगातार भारत और जापान के बीच में बढ़ती जा रही है। ये यात्रा कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए है और चीन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज, जापान एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां जापान की पूरी दुनिया में निवेश कर रही है और इस मीटिंग से पहले भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े फैसले लिए। जापानी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, इस पूरे दौरे का सबसे मुख्य बिंदु यही है। लेकिन आपने वो सारे सब्जेक्ट्स को जो आपने टच किया कि जिसके ऊपर 10 बड़े बड़े सौदे होने वाले हैं, उसमें 2 चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। एक समुद्री सुरक्षा और दूसरा डिफेंस कोऑपरेशन। हिंदुस्तान में इस विजिट से पहले कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा चाइना के इशारे पे किस तरीके से अंडमान निकोबार के अंदर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां पे हमारा एक अलग प्रयोग जो हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। निकोबार को जो डेवलप किया जाएगा वो जापान की मदद से किया जाएगा। जब इनसे पहले स्वर्गीय आबे साहब जब हिंदुस्तान आए थे तब उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जापान के साथ मिलके भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ने की जब उन्होंने शुरुआत की थी, ये वही अंडमान निकोबार है जहां जापानी सेना वहां पहुंची थी। तो बहुत सारी चीजें, इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डिफेंस, स्ट्रेटजी और सुरक्षा, ये सारी चीजों का लब्बुलुभाव है। जापान के साथ भारत का हाथ मिलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है चाइना के लिए, क्योंकि जापान भी उस क्वाड का मेंबर है जो क्वाड चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी के अंदर एक गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका का जो वो क्वाड है उसका एक सदस्य है। तो चाइनीज वो बड़े परेशान होंगे कि भाई क्या होगा इस दौरे के बाद, और इसीलिए
जितने भी हिंदुस्तान के अंदर चाइनीज एजेंट हैं वो बौखलाए हुए हैं, निकोबार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, तो भारत जापान की दोस्ती चीन को टेंशन बढ़ाने वाली है। इसी बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाक पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल है। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हुमायूं कबीर, मणिशंकर अय्यर और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। इस ओपन लेटर पर साइन करने वाले लोगों का कहना है कि लगातार जारी तनाव की सबसे बड़ी कीमत दोनों देशों की युवा पीढ़ी चुका रही है। इससे उनके अवसर, विकास और सुरक्षित भविष्य प्रभावित हो रहे हैं। सर, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार तनाव बना हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। ऐसे वक्त में इस तरह की अपील क्यों की जा रही है? अपील नहीं, ये तो दलाली है जी, गद्दारी है, देशद्रोह है। हम ऑपरेशन सिंदूर में हैं। डोंट फॉरगेट कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया गया है। वी आर एट वॉर विथ पाकिस्तान। और ये पुराने चेहरे, ये दलाली करने वाले, अमन की आशा वाला गैंग जो पाकिस्तान के तलवे चाटने में जरा भी विलंब नहीं करता, इन लोगों ने चिट्ठी लिख दी। बातचीत होना चाहिए, क्या बात करोगे? चलो बातचीत का पॉइंट बता दो। क्या हम बात करें कि टेररिज्म खत्म कर दो? हमारे यहाँ पुलवामा या पहलगाम जैसे काम को आप छोड़ दो? क्या बात करोगे? 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमारे पानी को अगर हिंदुस्तान ने रोका तो हाथ काट दिया जाएगा। क्या बात करना है? क्या हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे? और टाइमिंग, जब पाकिस्तान अपने सबसे वीकेस्ट मोमेंट के अंदर है, जब अफगानिस्तान के साथ ऑफिशियल युद्ध चल रहा है, पीओके के अंदर बवाल कटा हुआ है, इकॉनमी बिल्कुल रसातल में चली गई है, दुश्मन के साथ खड़े होने का ये कौन सा अंदाज है? ये कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी चट्टे बट्टे हैं साइन करने वाले, ये सब कांग्रेस के दलाल हैं। जी, अब बात राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी एसआईटी को इस पूरे मामले में जांच पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। जांच एजेंसी को यह समय विस्तार इसलिए दिया गया ताकि वो इस घोटाले से जुड़े सभी अनछुए और संवेदनशील पहलुओं की बेहद गहनता और बारीकी से जांच पूरी कर सके। वैसे जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की संयुक्त विजिलेंस टीम ने एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया है। मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ल के कमरे पर की गई इस संयुक्त छापेमारी में टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने आरोपी के कमरे से 5 लाख की भारी भरकम नकदी के साथ 3 संदिग्ध बॉक्स बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बरामद किए गए इन डिब्बों में से एक मुख्य बॉक्स पर बकायदा रामराज्य कोष अंकित है और उस पर ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक क्यूआर कोड भी चिपका हुआ पाया गया है। साथ ही आज पुलिस टीम ने मामले में जेल में बंद आरोपी लवकुश मिश्रा के घर और करुणेश पांडे के घर पर भी छापेमारी की है। सर, एसआईटी को और 15 दिन मिल गए हैं। जांच का दायरा और कितना तेजी से आगे बढ़ेगा? देखिए, जांच का दायरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। एक, कि ये 2-3 लोग नहीं बल्कि राम मंदिर के अंदर काम करने वाला एक गैंग इस पूरी चोरी के पीछे बड़े ही सुनियोजित तरीके से, जिसमें सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, जिसमें ट्रस्ट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। बहुत ही इसको कह सकते हैं कि फिल्मों में जिस तरह से चोरी होती है ना, उस तरीके का स्क्रिप्ट साफ साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, कैश का ट्रांजैक्शन करोड़ों में है और जो अनिल मिश्रा के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जो चोरी का पैसा होता था उसका 40% वो लेता था, मतलब कमीशन खाता था। वो पैसे कहाँ गए?
कहाँ इन्वेस्ट हुए, और इसलिए बताया ये जा रहा है कि अब इसमें ईडी की एंट्री होगी। ईडी के आते ही ये मामला बिल्कुल अलग लेवल पे चला जाएगा। फिर ये जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं ये वापस जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, इनको कोई बेल नहीं देगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जिस तरीके से छापेमारी के दौरान बॉक्सेस मिल रहे हैं जिसके ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है, ये तो राम भक्तों के साथ छलने जैसा मसला है। अब इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो रही है। मालूम चल रहा है कि पिछले 6 महीनों में इन लोगों ने, आरोपियों ने, एक ने नहीं सारे लोगों ने जमीन खरीदे, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फ्लैट्स ले रहे हैं। खुद तो लिया ही है, किसी की पत्नी, किसी का भतीजा, रिश्तेदार भी। मतलब अब जांच एजेंसियों को इनके पैसे कहां कहां इन्वेस्ट हुए उसकी भी जानकारी लेनी है। तो ये मुझे लग रहा है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा एक्सटेंसिव होता चला जा रहा है, इसलिए टाइम बढ़ाया गया है। हड़बड़ाहट में आधे अधूरे तरीके से जांच हो, ये योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं। पूरा मुकम्मल जांच हो और जो कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो उन सबको सजा मिले, इसी और ये इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 जून 2026 से देश के 5 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू हो गया है। करीब 24 साल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की सफाई की जा रही है। इन 5 राज्यों में करीब 19.79 करोड़ मतदाता है। इस अभियान के तहत 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अफसर घर घर जाकर हर मतदाता की डिटेल्स चेक करेंगे। एसआईआर की ये प्रक्रिया अगले 1 महीने तक चलने वाली है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय भी दिया जाएगा और फिर 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सर, एक और नए फेज की शुरुआत हो गई है एसआईआर को लेकर। क्या इन राज्यों में भी विपक्षी पार्टी बवाल करेंगे? बवाल करना शुरू कर चुके हैं, अभी से ही चालू हो गया। इनका क्या कहना है कि जो एसआईआर है वोट चोरी है। इसी चक्कर में तो ये लोग जब बिहार में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब इन लोगों ने माथा पीटना शुरू कर दिया है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट को भी आजकल इन्वॉल्व कर ले रहे हैं अपने भाषणों में कि वोट चोरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उसमें मदद कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। पार्टी टूट रही है तो ममता बनर्जी करेगी, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो खैर, जब बिहार गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से उसमें फैसला दिया, नाम कटे। भाई, करोड़ों नाम कट गए। जितने राज्यों में हुआ वहां 2-3 करोड़ के आसपास नाम ऑलरेडी कट चुके हैं। भाई, कोई ऐसा आदमी तो अभी तक आया नहीं कि मैं जेन्युइन हूं और मेरा वोट काट दिया गया। ऐसा केस तो मिल नहीं रहा है। तो इनको एक बहाना चाहिए और इसलिए एसआईआर जैसी घोषणा हुई, मालूम चल रहा है तेलंगाना के अंदर रात में कल मीटिंग हुई, कर्नाटक के अंदर रात में मीटिंग। भाई, क्या करना है, कैसे करना है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार तो अलग ही बयान वो दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सब लोग जो है अपना अपना नाम दर्ज करो। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि सारे जेन्युइन वोटर्स जो है अपना नाम कटवाएं और जो बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या को बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर में बसाया गया है उसको भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। वहां सरकार इस चीज को इंश्योर करने में लगी हुई है कि जो उनके वोट बैंक और फर्जी वोटर्स हैं, जो असम से, पश्चिम बंगाल से भागकर वहां रुके हैं, उनको कैसे वोटर लिस्ट में डाला जाए उसकी व्यवस्था में ये लोग लग गए। ये कहानी आ रही है। मतलब इलेक्शन कमीशन को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया जिस तरीके से बंगाल में, बिहार में और भी राज्यों में हुई, उसी तरीके से इन राज्यों में भी हो। डेमोक्रेसी तभी सुरक्षित है जब वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ जेन्युइन लोगों का होगा। अब बात आज की आखिरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न
पक्षों के बीच मौजूदा बनी सहमति का स्वागत किया है और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत के रुख को दोहराया है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की है। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक विरासत और परस्पर आदान प्रदान सम्मान पर आधारित है। सर, हमेशा ईरान की तरफ से तारीफ की जाती है, लेकिन ये जो फोन पर बातचीत हुई है हार्मोन्स को लेकर, किस बात पे सहमति जताई? देखिए, 2-3 बातें बहुत ही क्लियर किया गया है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हार्मोन्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल फ्री तरीके से वहाँ पे जो है तमाम शिप्स जो है, जहाज जो है वो गुजरे, इसको इंश्योर करना चाहिए। दोस्ती का हाथ भारत का हमेशा ईरान की तरफ बढ़ता ही रहा है, हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं। समस्या क्या है कि वहां राष्ट्रपति ईरान के वो तारीफ कर रहे हैं मोदी की, परेशानी हिंदुस्तान के विपक्ष की बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले यही तो कहा जा रहा था कि हमने ईरान को छोड़ दिया, अब वहां बकायदा फोन करके उनको कहा जा रहा है, निमंत्रण भेजा जा रहा है कि जो एक्स सुप्रीम लीडर हैं खामनाई साहब, उनका जो है नमाज जनाजा में जो है आप पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इसीलिए बातचीत के दौरान ये बताया कि उनका ऑलरेडी इंगेजमेंट है, वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, पहले से है, और हम भारत की तरफ से 2 प्रतिनिधि को वहां पे भेज रहे हैं और आपस में किस तरीके से आगे हिंदुस्तान और ईरान में कोऑपरेशन रहेगा। आप मत भूलिए कि भारत वो मुल्क है जिसने जब ईरान के ऊपर ऑयल के ऊपर लगा था प्रतिबंध, अमेरिका ने लगाया था, तब भी हम ऑयल खरीद रहे थे। तो ये जो बातचीत हुई है, उस बातचीत का एक बहुत बड़ा फायदा ये होने जा रहा है कि इस हार्मोन्स की वजह से जो परेशानी अब तक भारत झेल रहा था, उसका कोई बड़ा सलूशन प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के साथ बातचीत करके जरूर निकाला होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।